मेरी मकान मालकिन एक साथ 10 मर्दों के साथ चक्कर चला रही थी। मेरी मकान मालकिन बहुत खूबसूरत थी। मैं किराए के घर में रहता था। मेरे दोस्त ने भी मकान मालकिन के साथ चक्कर चला रखा था। मैं सोचता था कितने मर्दों के साथ आखिर क्यों? जब वजह सामने आई तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई क्योंकि मकान मालकिन तो मेरा नाम तैयब है। मैं 22 साल का स्मार्ट और हैंडसम लड़का हूँ। मैं एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखता हूँ, इसलिए अपने वालिदैन के ख्वाबों को पूरा करने के लिए मैंने पढ़ाई में खूब मेहनत की ताकि अच्छी नौकरी पा सकूं और उन्हें वो हर सुख जो उन्हें कभी नहीं मिला वो दे सकूं। नौकरी की तलाश में मैं दूसरे शहर चला आया जहां मुझे ठीक ठाक सैलरी पर नौकरी मिल गई, लेकिन अब सबसे बड़ी मुश्किल थी किराए का कमरा ढूंढने की, जो मेरे लिए इस शहर में बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि कमरों का किराया बहुत हाई फाई था। मेरी आधी सैलरी तो किराए में ही चली जाती। मेरे बात करने का अंदाज ऐसा था कि बहुत जल्दी सामने वाले से दोस्ती हो जाती थी, इसलिए ऑफिस में भी कई लोगों से दोस्ती हो गई। वो सब मुझसे कहने लगे कि अगर उनके फ्लैट में जगह होती तो वो मुझे खुशी खुशी अपने साथ रख लेते, लेकिन वो लोग पहले से ही ये नौकरी कर रहे थे, इसलिए उनके कमरे में जगह नहीं थी। मेरा इस शहर में रह पाना मुश्किल होता जा रहा था क्योंकि मैं होटल में रुका हुआ था जिसका रेंट बहुत ज्यादा था। मैं बहुत परेशान हो गया था, लेकिन मुझे अपने बजट का कमरा मिल ही नहीं रहा था। आज शाम मैं फिर कमरा ढूंढने निकल पड़ा। एक घर में पहुंचा तो वहाँ 2 औरतें और एक आदमी बैठे थे। घर दिखने में बहुत खूबसूरत था। पहले पूछने की हिम्मत नहीं हुई, फिर मैंने सोचा पूछ लेता हूँ, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, किराया ही तो ज्यादा निकलेगा। मैंने जैसे ही किराया पूछा मेरी सोच के मुताबिक किराया बहुत ज्यादा निकला। मैं अंकल से रिक्वेस्ट करने लगा कि प्लीज मुझे कम किराए पर कमरा दे दें, तो अंकल बोले बेटा ये किराया ही इनके खर्चे का एक सहारा है, इसलिए वो चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकते। मैं अपना समूह लेकर वहां से आगे बढ़ गया। आगे मैं चलता जा रहा था, लेकिन मुझे कहीं भी कमरा ब्राय फ्लॉक लिखा नहीं दिख रहा था। मैं परेशानी में बस चला जा रहा था, तभी एक गाड़ी मेरे आगे आकर रुकी और एक औरत उसमें से निकली। वो वही औरत थी जो पिछले घर में बैठी हुई थी। वो मुझसे बोली तुम कमरे का कितना किराया दे सकते हो? मैंने उन्हें बता दिया और उन्होंने कहा ठीक है तुम मेरे घर में रह लो। ये सुनकर तो मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने मुझे गाड़ी में बैठने को कहा और बोला कमरा देख लो चलकर। मैं तो दिल में ही यही सोच रहा था कि इतने कम किराए में भी ये मान गई। हो सकता है कमरा बहुत ज्यादा अच्छा ना हो, लेकिन मैं यही सोचने लगा कि चलो मुझे रहने के लिए सर पर छत तो मिली और जितना किराया मैं अफोर्ड कर सकता था उतने में ही मिल गया। अब चाहे कमरा कैसा भी हो मैं रह लूंगा। जब मैं उनके घर के सामने पहुंचा तो दंग रह गया। घर तो बहुत ही खूबसूरत बना हुआ था और अंदर जाकर जब मैंने अपना कमरा देखा तो वो भी बहुत ही गजब का था। कमरे में बालकनी भी थी। मैं तो ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया और ना जाने कितनी बार मैंने उस औरत को शुक्रिया अदा कहा। वो औरत मुझसे मुस्कुरा कर बोली कि मैंने तुम्हें ये कमरा इतने कम किराए पर इसलिए दिया है क्योंकि मैं इस घर में अकेली रहती हूँ और तुम मुझे अच्छे घर के लड़के लगे हो, तो कम किराए के बदले में तुम मेरे छोटे मोटे काम कर दिया करना। मैंने फौरन ही खुशी खुशी हाँ बोल दिया। मैंने कहा आपका जो भी काम हो मुझे बता दिया करना, मैं आराम से कर दूंगा। आप इस बात की फिक्र बिल्कुल भी ना करें। मैं उनके घर में रहने लगा और मेरे दिन आराम से गुजरने लगे थे। कुछ पैसे मैं अपने वालिदैन के पास भी भिजवा देता था और मकान मालिक के छोटे मोटे काम भी मैं आराम से कर देता था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मैंने सब कुछ अच्छे से मैनेज कर लिया था, लेकिन तभी फिर वो दिन आया जब मैं पैसे पैसे को मोहताज हो गया। एक दिन जब मैं ऑफिस पहुंचा तो वहां पता चला कि हमारी कंपनी घाटे में जा रही है, जिसकी वजह से सभी की तनख्वाह आधी की जा रही है। ये सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। आधी तनख्वाह में आखिर क्या होता है? जब पूरी तनख्वाह थी तभी मैं जैसे तैसे खर्चों में कटौती करके अपने वालिदैन के लिए पैसे बचा पा रहा था और आधी तनख्वाह में तो मेरा खुद का ही गुजारा करना मुश्किल था। हम सभी दोस्तों ने सोचा कि हम कोई दूसरी नौकरी देख लेंगे, लेकिन जब हम दूसरी कंपनियों में गए तो पता चला कि वहाँ भी यही हाल था क्योंकि इस वक्त मार्केट में बहुत घाटे आ रहे थे। अब तो हम कहीं के भी नहीं रहते। फिर हमने सोचा कि किसी दूसरी जगह जाने से तो अच्छा यही है कि अब चुपचाप यहाँ पर काम करें। जब कमरे का किराया देने का वक्त आया तो मैंने अपनी मकान मालकिन से कुछ वक्त मांगा। मैंने सोचा कि मैं कोई दूसरा जुगाड़ करके पैसे कमा लूंगा और फिर किराया चुका दूंगा, लेकिन ये सब करते करते 4 महीने गुजर गए पर मैं 1 रुपया भी अलग से नहीं कमा पाया। 5वें महीने में जब किराया देने की बारी आई तो मेरी मकान मालकिन मुझसे गुस्सा होगी। वो बोली कि एक तो मैंने तुम्हें इतने कम किराए पर कमरा दे रखा है, ऊपर से तुम मुझे ही बेवकूफ बना रहे हो और फायदा उठा रहे हो। मैं उस वक्त बहुत ज्यादा दुखी था, इसलिए अपने जज्बातों को संभाल नहीं सका और उनके सामने ही रो पड़ा और उन्हें सब कुछ बता दिया। मेरी बात सुनकर वो मुझसे बोली अगर ऐसी बात है कि तुम्हें कोई दूसरा काम भी नहीं मिल रहा है तो क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? मैंने अचानक से उनकी तरफ देखा। उनका क्या मतलब था? तो वो बोली कि इतने दिनों में मैंने ये ध्यान दिया है कि तुम बहुत जल्दी किसी से भी दोस्ती कर लेते हो। तुम्हारे बात करने का तरीका बहुत अच्छा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम हर रोज एक आदमी का मेरे लिए इंतजाम करो। उनके मुंह से ऐसी बात सुनकर मैं दंग रह गया। मैंने उनसे कहा कि मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, मैं इस तरह के काम नहीं कर सकता। वो मुझसे बोली ठीक है, अगर नहीं कर सकते तो मैं तुम्हें 2 दिन का वक्त देती हूँ।
हूँ 2 दिन में या तो मेरा 5 महीने का किराया दो या ये कमरा खाली करो और अपना सामान भी यहीं छोड़कर जाना। अब मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि इन 2 दिनों में मैं 5 महीने के किराए का बंदोबस्त आखिर कहाँ से करूं। मेरे दोस्त भी उस वक्त बहुत परेशान थे और मैं उनसे भी मदद नहीं मांग सकता था। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि मैंने अक्सर यही देखा था कि जो लोग गलत काम करते हैं तब भी किस्मत उन्हें ढेर सारा पैसा देती है और मैं एक शराफत की जिंदगी जी रहा था और अपने वालिदैन की खुशियों के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा था। तो मेरी किस्मत ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? मेरे दिल में खुद को खत्म करने के ख्याल आने लगे। मैंने सोचा ऐसी जिंदगी जीने से क्या फायदा जो मैं अपने माँ बाप पर ही बोझ बन जाऊं। लेकिन इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं खुद को खत्म कर लूंगा। लेकिन शाम को मेरे पास माँ का फोन आ गया और उन्होंने बताया कि पापा की तबीयत आजकल ज्यादा ठीक नहीं रहती है और उन्हें पास के ही एक डॉक्टर को दिखाया है। दवा बहुत महंगी है तो मैं उन्हें अगले हफ्ते तक मनी ऑर्डर भिजवा दूं। ये सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मैंने सोचा अगर मैं खुद को खत्म कर लूंगा तो मेरे वालिदैन का क्या होगा? वो तो जीते जी ही मर जाएंगे। मैंने ये फैसला कर लिया कि अब चाहे कोई गलत काम हो या सही, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मुझे सिर्फ पैसा कमाने से मतलब है। मैंने फौरन ही रात में जाकर अपनी मकान मालकिन को बोल दिया कि मैं उनका काम करने के लिए तैयार हूँ। वो मेरी बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो गई और बोली कि ठीक है तो कल से ही तुम मुझे एक मर्द लाकर दे देना, लेकिन उससे यहाँ लेकर मत आना। मैं तुम्हें एक एड्रेस देती हूँ तो वहीं उससे ले आना। मैंने कहा ठीक है। पहले दिन मैंने एक आदमी से दोस्ती की और उसे अपनी बातों में फंसाकर अपनी मकान मालकिन के बताए हुए एड्रेस पर लेकर मैं उससे पहुंच गया। उसने मेरी मकान मालकिन बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजी धजी थी। उस आदमी को देखकर वो बहुत खुश हो गई। वो आदमी भी मेरी मकान मालकिन को देखकर लाल टपकाने लगा। उसके बाद वो उसे लेकर अंदर चली गई और मैं चुपचाप वापस अपने कमरे पर लौट आया। अब मैं ऑफिस का काम निपटा कर हर रोज अपनी मकान मालकिन के लिए एक मर्द का इंतजाम करता और उसके बताए हुए पते पर लेकर पहुंच जाता। एक दिन जब मैं ऑफिस में था तभी मेरे दोस्त की तबीयत अचानक से खराब हुई तो मैं उसे लेकर अस्पताल भागा। जब मैं अस्पताल में बैठा हुआ था तभी मैंने वहां अपनी मकान मालकिन को देखा। मैंने सोचा ये आखिर यहाँ किस काम से आई हुई है। फिर मुझे लगा कि होगा उन्हें कोई काम। मेरे दोस्त को टाइफाइड निकला और उसकी कहीं जांच भी हुई। फिर हम दवा लेकर उसके कमरे पर वापस आ गए। शाम को जब मैं अपने कमरे पर पहुंचा तो मेरी मालकिन ने मेरे हाथ में 15,000 पकड़ा दिए। इतने पैसे एक साथ देकर तो मैं बहुत खुश हो गया। वो बोली कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो लेकिन अब तुम्हें अपना काम बढ़ाना होगा। मैंने कहा क्या मतलब है आपकी इस बात का? तो वो बोली कि तुम्हें मेरे लिए कई सारे मर्दों का इंतजाम रोज करना होगा। उनकी ये बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो वो बोली कि अगर तुमने ऐसा किया तो ये पैसे दुगने हो जाएंगे। उनकी ये बात सुनकर तो मेरे मन में लालच आ गया। मैंने सोचा अगर मैं ऐसा कर दूं तो अपने वालिदैन के लिए कई सारी ऐसी चीजें खरीद सकता हूँ जो आज तक उन्हें लेकर दे नहीं पाया। मैंने हामी भर दी। अब मैं उनके लिए कभी कभी 15 मर्दों को एक साथ लेकर जाने लगा। लेकिन मैं बहुत ही हैरान होता था कि वो एक साथ इतने मर्दों के साथ आखिर कैसे कर लेती हैं। कुछ महीनों के बाद मेरा दोस्त जब अपने टाइफाइड का चेकअप दोबारा से कराने के लिए अस्पताल पहुंचा तो मैं भी उसके साथ गया। जब मैं वहां बैठा हुआ था तो मैंने एक बार फिर अपनी मकान मालकिन को उसी अस्पताल में देखा। मैं हैरत में था कि आखिर ये यहाँ क्यों आती है। पहले मैंने सोचा कि मैं जाकर चेक करूं लेकिन तब तक मेरा दोस्त रिपोर्ट लेकर आ गया और उसने मुझे साथ चलने को कहा। मैं उसके सामने कुछ भी जाहिर नहीं करना चाहता था इसलिए चुपचाप उसके साथ वापस चला गया। मकान मालकिन का काम करने के बाद अब मैं बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा था क्योंकि अब मेरे पास रुपए पैसों की कोई भी कमी नहीं थी। ये देखकर मेरे दोस्त मुझसे कहने लगे कि तेरे हाथ में क्या खजाना लग गया है, तनख्वाह तो तुझे भी हमारे जितनी ही मिलती है, फिर तू इतनी ऐश की जिंदगी कैसे जी रहा है। पहले तो मैंने बहुत बहाना बनाया लेकिन फिर मेरा एक दोस्त मेरे पीछे ही पड़ गया और वो बोला कि तू मुझसे जरूर कुछ छुपा रहा है। मैं तेरा जिगरी यार हूँ क्या? तू मुझे नहीं बताएगा? देख मैं भी इस वक्त बहुत परेशान हूँ। मुझे भी पैसों की सख्त जरूरत है क्योंकि मेरी बहन की शादी होने वाली है जिसके लिए बहुत सारे पैसों का इंतजाम करना है। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा पिघल गया। मुझे पता था कि मेरी मालकिन जिन भी मर्दों को अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए बुलाती है वो उन्हें भी पैसे देती है। तो मैंने अपने दोस्त को सब कुछ बता दिया और उससे कहा कि अगर तू ये सब करने को तैयार हो जाता है तो तेरी भी अच्छी कमाई हो जाएगी। मेरी बात सुनकर वो बोला यार इसकी जगह ऐसा नहीं हो सकता कि मैं भी तेरी तरह ही इसके लिए मर्दों का इंतजाम करने लगूं। तो मैंने कहा ठीक है मैं ये बात अपनी मकान मालकिन से पूछकर देखता हूँ। जब मैंने अपनी मकान मालकिन को ये बात बताई तो वो मुझसे गुस्सा हो गई। उन्होंने कहा कि तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है, तुमने ये बात किसी दूसरे इंसान को क्यों बताई? मैंने कहा वो मेरा दोस्त है और वो बहुत मजबूर है इसलिए मुझे बताना पड़ा। मेरी बात सुनकर मालकिन ने कहा कि अगर मजबूर है तो उससे कहो कि मेरी ख्वाहिश पूरी करे क्योंकि मेरे लिए मर्दों के इंतजाम तो सिर्फ तुम ही करोगे। अगले दिन जाकर मैंने अपने दोस्त को ये बात बता दी तो वो मजबूर होकर मेरी मालकिन की ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हो गया और मैं उसे मालकिन के बताए हुए एड्रेस पे लेकर पहुंच गया। अगले दिन जब मैं ऑफिस पहुंचा तो मैंने अपने दोस्त से पूछा कि क्या हुआ था। तो वो बोला कि यार बहुत मजा आया, ऐसी फीलिंग तो मुझे पहली बार मिली थी और साथ ही साथ में पैसा भी खूब मिला। सच में अब तो मैं बार बार जाऊंगा। उसकी बातें सुनकर मेरे अंदर सच जानने की ख्वाहिश जागने लगी। मैंने सोचा एक बार मुझे भी ये सब देखना चाहिए। फिर 2 हफ्ते के बाद
जब मेरा दोस्त दोबारा से मेरी मालकिन के पास गया तो मैं चुपके से उनके कमरे के बाहर छुप गया और धीरे से खिड़की खोलकर अंदर देखने लगा। अंदर का नजारा देखकर तो मैं दंग ही रह गया। मेरी मालकिन एक साथ 10 मर्दों के साथ थी। वो सब के सब उसके जिस्म का मुआयना कर रहे थे और फिर वो देखते हुए मेरी सांसें रुक गई और पसीना भी आने लगा। अब तो मेरे अंदर भी अरमान जागने लगे। कमरे पर लौटकर मेरी जवानी भी तूफान मारने लगी। मैं भी सोचने लगा कि काश मुझे भी ये जन्नत देखने को मिले। मैंने सोच लिया कि मैं मकान मालकिन से बात करूंगा कि मुझे भी अपनी खिदमत का मौका दे, लेकिन कुछ हफ्तों तक ऑफिस में इतना ज्यादा काम बढ़ गया कि मुझे किसी चीज का होश नहीं रहा। इसलिए मुझे कुछ दिनों का इंतजार करना पड़ा। धीरे धीरे करके ऐसे 2 महीने गुजर गए। एक दिन मेरे उस दोस्त की तबीयत ज्यादा खराब होने लगी तो मैं उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने उसे देखा और फिर उसका मुआयना कराने के लिए भेजा। मैं अपने दोस्त का वहीं बैठे हुए इंतजार कर रहा था, तभी मैंने अपनी मकान मालकिन को फिर से उस अस्पताल में देखा। वो जिस डॉक्टर के कैबिन से बाहर निकली थी, मैं वहां पहुंच गया और उसके जाते ही मैं अंदर गया और मैंने डॉक्टर से पूछा कि वो जो लेडी अभी आई हुई थी वो किसके लिए आई थी। तो डॉक्टर ने कहा कि वो अपना इलाज करा रही है। तो मैंने पूछा कि उन्हें क्या हुआ है। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे जो बताया, मेरे तो होश ही उड़ गया। ऐसे लगा जैसे मेरे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई हो। मैं तो अपने दोस्त के पास भागकर पहुंचा। मेरा दोस्त अपना चेकअप करा चुका था और रिपोर्ट 2 घंटे बाद मिली थी। मेरे दोस्त ने जब मेरा चेहरा देखा तो वो बोला, तो इतना घबराया हुआ क्यों है? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। वो मुझे समझाया चाह रहा था जबकि मेरे दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। मैं तो आज रात खुद उस मालकिन के साथ अपनी हसरत पूरी करने के अरमान सोचे बैठा हुआ था, लेकिन अल्लाह ने मुझे तो बचा लिया, लेकिन मेरा दोस्त नहीं बचा। मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी मेरे दोस्त ने मुझे झटके से हिलाया तो मैं किसी नींद से जागा। वो बोला, तो किस सोच में पड़ गया? मैंने रोते रोते उसे सब कुछ बता दिया। मेरी बात सुनकर उसके भी हाथ पैर ढीले पड़ गए और वो अपना सर पकड़ कर बैठ गया। 2 घंटे बाद जब रिपोर्ट आई तो वही हुआ जिसका हमें डर था। हम फौरन पुलिस के पास पहुंच गए और पुलिस को सारी बात बता दी। 1 घंटे के अंदर अंदर ही मैं पुलिस के साथ अपनी मकान मालकिन के घर में खड़ा हुआ था। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और हम दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं इस समय हम भी शामिल थे। हमने मकान मालकिन से पूछा कि आखिर तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? तो वो मुझसे बोली कि तुम्हारे साथ तो मैंने कुछ भी नहीं किया और अपने दोस्त को तो तुम खुद ही मेरे पास लेकर आए थे। मैंने कहा, तुम्हें ऐसा करते हुए शर्म नहीं आई? तुमने ना जाने कितनों की जिंदगी बर्बाद कर दी। वो गुस्से में चिल्ला कर बोली, और मेरी जिंदगी बर्बाद हुई उसका क्या? फिर वो बताने लगी कि इस सब की शुरुआत कैसे हुई। वो बोली कि मेरी जिंदगी में एक लड़का था, मैं उसे बहुत प्यार करती थी। उसकी खातिर मैं अपने माँ बाप से लड़कर उसके साथ भाग गई, लेकिन जब उसने अपने जिस्म की ख्वाहिश मेरे साथ पूरी कर ली तो वो शादी करने से मुकर गया। मैंने उसे मनाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं माना। फिर मैंने देखा कि वो तो मेरे साथ साथ न जाने कितनी लड़कियों के साथ रिश्ते में था। ये देखकर मेरा दिल टूट गया और मैं अपने घर चली आई। मेरे माँ बाप ने मुझे खुशी खुशी अपना लिया। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी और मेरे घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि अपने वालिदैन की सारी जायदाद थी मैं अकेली ही मालकिन थी। कुछ महीनों के बाद मेरे पापा ने मेरी शादी एक बहुत अमीर खानदान के लड़के से कर दी। मैंने सोचा कि मैं अपना सारा प्यार अपने शोहर को ही दूंगी, लेकिन शादी के कुछ महीने बाद पता चला कि वो भी दूसरी औरतों के साथ रिश्ता बनाता है। अब तो मेरा भरोसा ही मर्द से उठ गया था। मुझे मर्दों से नफरत होने लगी, क्योंकि मेरे जिस भी मर्द को करीब से जाना वो सिर्फ जिस्म का भूखा निकला। उसके लिए प्यार का कोई मोल नहीं था, सिर्फ जिस्म की चाह थी। मैंने सोचा कि मैं अपने शोहर से तलाक ले लूंगी और अब जिंदगी भर अकेली रहूंगी। ये सोचकर उससे तलाक लेकर मैं अपने घर लौट आई, लेकिन कुछ महीनों बाद एक ऐसी बात सामने आई जिससे मेरी दुनिया ही हिल गई। मुझे पता चला कि मुझे एड्स हो गया है, जिसकी वजह मेरा शौहर था, क्योंकि वो एक ही वक्त में कई सारी औरतों के साथ रिश्ते में था। अब तो मेरी नफरत का कोई ठिकाना ही नहीं था। मैंने उसी दिन फैसला कर लिया कि मैं अब ऐसे किसी भी मर्द को नहीं छोड़ूंगी जो औरत के जिस्म को देखकर लार टपकाने लगता है। और फिर मैंने उस बीमारी को फैलाने का फैसला कर लिया। तुम्हारे साथ मैंने ये सब इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने तुम्हारे अंदर एक अच्छा इंसान देखा था। मैं इतने वक्त से जिंदा इसलिए हूँ क्योंकि मुझे वक्त से पहले इस बीमारी का पता चल गया था और मैं अपने अच्छे से अच्छा इलाज करा रही थी, क्योंकि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों का अपना शिकार बनाना चाहती थी। मुझे पता है कि मैं जिंदा नहीं बचूंगी, लेकिन मुझे अपने किए का अब कोई अफसोस नहीं है। मेरे दोस्त की हालत बहुत बुरी थी और मैं भी दिल ही दिल में बहुत पछता रहा था। मैंने सोचा लालच के चक्कर में मैंने अपने ही दोस्त को मौत के मुंह में झोंक दिया। सच कहते हैं लालच बुरी बला है। मैं खानदान की तमाम लड़कियों से ज्यादा होशियार और चालाक थी। दिखने में मैं बहुत पतली थी, लेकिन काम में फुर्तीली थी। खाने पकाने घरदारी में नंबर 1 थी मैं। मेरे पास हर बात का जवाब मौजूद था। किसको किस तरह हैंडल करना है मैं बाखूबी जानती थी। मेरी हाजिर जवाबी के सब बहुत कायल थे। अम्मी अबू मेरी सलीका शौरी के ताने मेरी बड़ी बहन कसूम को भी दिया करते थे कि तुम डंगर ही रहना और तुम्हारी छोटी बहन देखो कितनी समझदार है। कसूम बस
बस खुशी से एक तरफ को सर झुकाकर बैठ जाती थी। मेरी उम्र 20 साल भी पूरी ना थी जब जुबैर का रिश्ता मेरे लिए आ गया और अम्मी मुझसे पूछने लगी और मैंने हाँ कर दी। मेरे साथ कुलसूम बाजी की भी शादी एक अमीर घराने में तय हो गई और यूं कुलसूम बाजी 23 साल की थी और मैं 20 साल की जब हम अपने ससुराल चले गए। मेरा रिश्ता इस शर्त पे तय हुआ था कि मैं अपनी सास और खावंद का काम किया करूंगी, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम था, लेकिन दिवरानी और जिठानी अलग अलग ऊपर वाले पोर्शन में थे। मेरे खावंद अम्मी के साथ रहते थे, लिहाजा सास मेरे हिस्से में आ गई। ससुर वफात पा चुके थे और 5 नंदे ब्याह ही गई थी। देखने में काफी मामूली और मुनासिब घर था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हकीकत आश्कार हुई। मेरी 5 नंदे अपने बच्चों की फौजों समेत आए दिन घर आए बैठी रहती थी और शाम का खाना खा के अपने अपने खावंद के लिए सालन तक लेकर जाती थी। शुरू में तो काफी बर्दाश्त किया, लेकिन जब सब्र और ज़बान ने साथ छोड़ दिया तो मैंने कहना शुरू कर दिया कि ऐसा करना मुनासिब नहीं। मैं अकेली खाना पकाती हूँ और मुझे 15 लोगों का रोजाना खाना पकाना पड़ता है, लेकिन खावंद साहब उल्टा मुझ पर चढ़ दौड़े कि तुम कम सर्फ हो, घटिया तबीयत की मालिक हो, किसी को खिला के रास्ते नहीं। वही रवायाती इख्तलाफात। मैं उनको रो रो के दिखाऊं कि अपने माँ बाप की इतनी लाडली यहाँ जलील हो रही हूँ। बाबा दिल के मरीज थे, लिहाजा उन्हें बता भी नहीं सकती थी और खामोश रह नहीं सकती थी, क्योंकि सेहत बहुत खराब होती जा रही थी। खावंद साहब कभी साथ ना देते। अम्मा जी के रोब व एहतराम में चुप रहते और हमेशा मुझसे खफा खफा रहते। कभी मुझे हंस के ना बुलाते, हमेशा जली कटी सुनाते। देवरानी जेठानी जलती पे तेल डालती और मजीद लड़ाई चलती रहती। कुलसूम बाजी ब्याह के परदेश चली गई। बाजी जब पाकिस्तान आती मुझे मिलने, मेरे ससुराल वाले कुलसूम बाजी की सलीका मंदी और खावंद की खिदमत को देख देख कर उनके कसीदे पढ़ते अब मुझे ताने मिलते थे कि देखो अपनी बाजी को कैसे गैरों के घर में भी उठकर 6 बजे अपने खावंद को नाश्ता बनाकर देती है, और एक तुम हो जिसे होश नहीं होता जल्दी उठने का। अब मैं सोचती थी शादी से पहले कुलसूम बाजी के दिल पे क्या गुजरती होगी जब उसे उसके वालिदैन ताने देते थे। अब मुझे बाजी की हालत समझ आती थी और बहुत दुख होता था। मेरे खावंद का कारोबार बहुत कम हो गया था, जिसकी वजह से वो मजीद चिड़चिड़े हो गए और मुझे बुलाना तक छोड़ दिया। उनकी लापरवाही और काम की ज्यादती के बाइस मैं काफी बीमार रहने लगी। अक्सर चक्कर आ जाते और बेहोश हो जाती। बीमारी की वजह से मैं सूखे कांटा होगी। एक दिन हस्बे मामूल मैं किचन में खाना बना रही थी और नंद के बच्चों को स्कूल तैयार करके भेज रही थी जब मेरी अम्मा अचानक मेरे घर मिलने आ गई। मैं खुशी से अम्मा के गले लग गई, लेकिन अम्मा ने हैरानगी से पूछा तुम्हें इतना तेज बुखार है और तुम किचन में हो? मैं बस कुछ न बोल ना सकी और आंखों से आंसू गिर गए। अम्मा ने मेरा बाजू पकड़ा और मेरी सास से खूब लड़ाई की। मेरी नंदे भी सुनती रही। अम्मा मुझे अपने साथ लाहौर ले आई और मुझे फौरन अस्पताल में दाखिल करवाया गया। टाइफाइड बिगड़ने की वजह से बुखार दिमाग को चढ़ गया था और दिमाग की न सिर्फ रगे फटने का अंदेशा था, डॉक्टर्स जवाब दे चुके थे। सारे घर में मातम छा गया था। बड़ी बाची भी पाकिस्तान आ गई। बाची रोजाना नफल मान लेती कि या अल्लाह मेरी बहन को सेहत अता फरमा। दूसरी तरफ खावंद साहब ने पलट के कोई राब्ता ना किया। वो तो मजीद गुस्से में थे कि मेरी मर्जी के बिना मेरी बेगम को कैसे लेके गए हैं। दिन गुजरते गए, हालात बेहतर हो गए और मैं एक बार होश में आ गई। अब मेरी अम्मा ने मेरे खावंद को फोन किया और सारा हाल हवाल बताया तो वो उल्टा मेरी अम्मा पे चढ़ दौड़े कि एक तो आपकी बेटी काम चोर थी, दूसरा आए दिन बीमारी का बहाना लगाए रहती थी। अम्मा ने बहुत कहा, लेकिन वह हस्बे मामूल गरजते बरसते रहे। अम्मा और अब्बा सर जोड़ कर बैठ गए और मेरे ससुराल से बड़े लोगों को बुलवाया गया और अलग घर का मुतालबा किया गया, जो कि नामंजूर हो गया। मुझे उस वक्त बहुत तकलीफ हुई जब मेरे खावंद ने मेरा हाल तक ना पूछा और उल्टा हस्बे मामूल अपने कारोबार का रोना रोते रहे। अम्मा गुस्से में थी कि मेरी बेटी मर जाती, तुम लोगों का क्या चाहता, तुम तो नई बेगम ले आते और हम दूसरी बेटी कहाँ से लाते। मेरे खावंद ने नई चाल चली और तलाक की धमकी दी। मेरे अब्बा फौरन खड़े हो गए और कहने लगे अभी तलाक दो फौरन, तुम्हें बेटी दी थी बेची नहीं थी। मेरे खावंद लड़ते बोलते वापस चले गए। अब जैसे ही मेरा खावंद अपने घर पहुंचा तो मेरी सास और नंदे कहने लगी दफा करो उस बीमार को, ना काम की ना काज की, 24 घंटे बीमार रहती थी, दे दो तुम उसे तलाक दे दो और हम तुम्हारे लिए उससे भी अच्छी खूबसूरत बीवी लाएंगे। खावंद साहब खुद बताते हैं कि मेरा दिमाग यक यक फटने को आ गया कि ये सब लोग चाहते ही नहीं कि मेरा घर बसे। इनको अपने काम और खिदमतों की गर्ज है। मैं बार बार अपने जज्बात किसी और औरत से मुंसलिक नहीं कर सकता। अगर दूसरी शादी कर भी ली तो सारी जिंदगी पछतावे
के जहन्नुम में जलता रहूंगा। मेरी अम्मी अबू तलाक के कागज तैयार करवाने लगे। बड़ी बादशाह अम्मी अबू को समझाने लगी, मगर वो किसी की भी बात मानने को तैयार नहीं थे। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। आखिर मेरा जुर्म क्या था? और आखिर अल्लाह ताला की करनी ऐसी हुई। 3 दिन बाद मेरे खावंद वापिस आ गए और रो रो के पाँव पकड़ के माफी मांगते रहे कि आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मैं जान गया हूँ कि मेरे अपने ही मेरा घर तबाह कर रहे हैं। मेरी माँ सख्त नाराज थी, लिहाजा वो जल्दी ना मानी और कहती दीवार खड़ी करो दरमियान में और सारा फसादी सिस्टम खत्म करो। खावंद साहब कहते, मैं यकीन दिलाता हूँ कि फसाद या ज्यादती दोबारा नहीं होगी। और मैं वापिस अपने घर बाइज्जत तरीके से आई और मेरे खावंद ने वास्ते कर दिया कि आज से सिर्फ मेरी बेगम मेरी अपनी रोटी पकाएगी। अम्मी और बाकी सबकी ये रोटियां अब दोनों भाभियां पकाएंगी। बारी बारी से, और जो बहनें भी आएंगी वो साथ मिलकर खाना भी बनवाएगी और सारे बर्तन भी धुलवाएगी। लेकिन जब से ये बात वास्ते हो गई, मेरी नंदे भी बहुत कम कम आने लगी थी। अब सारा घर बड़ी हंसी खुशी चल रहा है। सच कहते हैं, खावंद का इंसाफ जिंदगी सवार देता है और उसकी नाइंसाफी जिंदगी तबाह कर देती है।